कि आज 18 मई है, तो बोले तारीखें तो हर दिन होती हैं। साथियों, आज वो दिन है जिस दिन, आज के दिन भारत ने दुनिया के आंखों में सबसे पहली बार चुभने का काम किया था। क्या चुभने का काम किया था? भारत ने पहली बार यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स के अलावा न्यूक्लियर कैपेबल देश होने का साहस जुटाया था। 18 मई 1974 वो दिन जिस दिन भारत ने दुनिया के सामने परमाणु बम का परीक्षण किया था। यह परमाणु बम का परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा था, और यह स्माइलिंग बुद्धा ही था जिसकी वजह से भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी खुद की पहचान बनाने में कामयाब हुआ था। हालांकि यह पूरा की पूरा महीना बहुत खास है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही 11 मई और 13 मई भी गया है। हमारे लिए यह मई का महीना ना केवल उत्तर भारत में गर्मी बढ़ाता है, बल्कि संपूर्ण दुनिया के अंदर भी काफी बार गर्मी बढ़ा चुका है। 18 मई 1974 हो, या फिर 11 मई 1998 या फिर 13 मई 1998, भारत ने मई के महीने के अंदर बहुत बम बरसाए हैं, और उन बमी बरसानों के अंदर मेरे प्यारे साथियों भारत के न्यूक्लियर परीक्षण शामिल हैं, और उनकी शुरुआत स्माइलिंग बुद्धा से हुई थी। तो चलिए आपको कुछ बातें इतिहास के झरोके से बताते हैं, आज के दिन के हिसाब से बताते हैं। यानी कि ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसने भारत को नाभिकीय शक्ति संपन्न देश बना लिया था। एक बहुत बड़ा सवाल बनकर आता है, और वो ये है कि क्या कारण था कि 1974 में जो देश अपने परमाणु परीक्षण को कर चुका था, वो देश अपने पास अगला परमाणु परीक्षण करने के लिए अगले 24 साल तक इंतजार किया था। अगले 24 साल तक इंतजार के लिए बड़ा सवाल यह बनता है कि कैसे यह संभव था कि 1974 से 1998 के बीच में भारत को परमाणु परीक्षण करना पड़ा। देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हालांकि एक टीचर को फिल्मों के बारे में रिकमेंडेशंस कम देनी चाहिए, लेकिन बॉलीवुड में एक बहुत बेहतरीन फिल्म बनी है परमाणु ब्लास्ट के ऊपर, उसका नाम भी पोखरण ही है। परमाणु है क्या? हाँ, परमाणु नाम से एक फिल्म बनी है जॉन अब्राहम की, समय निकालकर जरूर देखिएगा। जैसे गाजी अटैक है या फिर पोखरण है, परमाणु है, ये फिल्में ऐसी हैं जो आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि ये वो चीजें दिखाती हैं जो कभी डायरेक्ट सामने नहीं आती हैं। महत्वपूर्ण क्यों है यह घटना, मैं आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि 1974 में भारत ने जब पहली बार परमाणु परीक्षण किया, तो परमाणु परीक्षण के बाद दुनिया के देशों ने हमें माना ही नहीं कि हमने परमाणु परीक्षण किया है। चलिए थोड़ा इतिहास के झरोके से झांकते हैं। साथियों, बात है 1971 की। देखिए, थोड़ा सा एक बार घूंट और पानी के लिए। कहते हैं कि इतिहास में जब जब युद्ध हुआ है, वो अपने साथ कुछ देकर गया है। पता है आपको, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके क्वेश्चन के आंसर में आपसे कई बार यह सवाल पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध या द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से प्राप्त उपलब्धियों की चर्चा करें, यानी इनकी वजह से क्या हमें प्राप्त हुआ उसकी चर्चा करें। हम लोग क्या मानते हैं, विश्व युद्ध हुआ तो इसकी वजह से तो नुकसान ही हुआ था। आपको पता है 1971 का वॉर हो या फिर कारगिल का क्राइसिस हो, ये तमाम वो चीजें हैं जिसने भारत को कुछ जरूर दिया है। साथियों, 1971 के वॉर में जब भारत ने पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में तोड़कर बांग्लादेश का नया निर्माण कर दिया था, तब भारत को एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी थी, और वो क्या थी कि हम लोग जब तक अपनी सुरक्षा करने में कामयाब नहीं होंगे, हम दुनिया के सामने औरों के भरोसे जीवित नहीं रह सकते। साथियों, जो अमेरिका आज हम लोगों को तरह तरह के ऑफर देता है, वो अमेरिका उस समय हमारे खिलाफ इतना जबरदस्त भरकर बैठा हुआ था कि अमेरिका की सेना भारत के बिल्कुल निकटवर्ती समुद्र के अंदर खड़ी हो गई थी आकर के अटैक करने के लिए। यह तो भारत ने पाकिस्तान के 91,000 सैनिकों को सरेंडर करा दिया था, अदरवाइज दुनिया का युद्ध तो विश्व युद्ध के रूप में परिणित होता। बांग्लादेश का निर्माण केवल निर्माण ही ना होता, अपितु भारत के रूप में एक बहुत कहर बन के पनपता। वो तो उस समय भारत के समर्थन में वही रशिया आके खड़ा हुआ जिसके समर्थन में आज हम खड़े हैं।
मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यह समझ चुकी थी। अच्छा देखो, आप लोग बहुत सी चीजों को खुद भी ऑब्जर्व करते होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि अमेरिका जहां दुनिया के तमाम देशों के ऊपर कुछ ना कुछ एक्शन लेने को तैयार हो जाता है, वो आज तक एक भी गोला उत्तर कोरिया पर नहीं बरसा पाया है? जरा विचार करके देखिए कि नॉर्थ कोरिया, जो कि एक ऐसा देश जो पूरी तरह से छत विक्षत हालत में है, उसके पास कुछ नहीं है, मान लीजिए गरीबी के आलम बहुत नीचे है, हर पैरामीटर में 180वें स्थान पर वो आता है, उसके ऊपर वो अभी तक कोई एक्शन नहीं ले पाया है। इवन इतना ही नहीं, सिंगापुर में वो बैठकर डोनाल्ड ट्रंप उस किम जोंग उनके साथ बैठकर हाथ मिलाते हैं, उसको समझाते हैं कि ऐसा मत करो। ये तो आप देख ही रहे होंगे। परमाणु शक्ति का होना इतनी ताकत आपको देता है कि दुनिया आपकी तरफ देखने से कतराती है। 1971 की स्थितियों को देखते हुए इंदिरा गांधी जी यह समझ गई थी कि आज तो हमारी सहायता के लिए रशिया आ गया है और हमने इस स्टैंड को ले भी लिया है, लेकिन भविष्य में अगर अब हमको कुछ आगे करना है तो हमारी ताकत को ऊंचाइयों तक ले जाना होगा। और यही कारण था कि उन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में डॉक्टर साहब जो रमन्ना साहब थे, आर रमन्ना, उनसे कहा गया कि आप भारत के लिए परमाणु बम बनाना शुरू करिए। परमाणु बम बनाना आसान काम नहीं है। आसान क्यों नहीं है, मैं आपको वो बताता हूं। असल में परमाणु बम बनाते समय जो नाभिकीय अभिक्रिया कराई जाती है, उसके लिए जो मशीनें यूज में आती हैं, वो हमारे पास उस समय तक नहीं थी। अच्छा, मैं आपको इसमें एक चीज और ऐड कराना चाहूंगा कि जो होमी जहांगीर बाबा, जिनके नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम पड़ा, वो उस समय के, देखिए थोड़ा सा मैं भावनाओं में बह जाता हूं, ये थोड़ी मेरी कमजोरी है। इतिहास को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको एक जानकारी और मिलेगी। भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके जो सर होमी जहांगीर भाभा थे, कहते हैं कि वो एक बहुत ही प्रकांड परमाणु विज्ञानी थे। वो इतने इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, जब देश आजाद हुआ वो उसी समय देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी को कह चुके थे कि अगर आप इजाजत दें तो मैं परमाणु बम अभी बना सकता हूं। यानी भारत में वैज्ञानिकों का टैलेंट तो हमेशा एक्सट्रीम पर रहा है। और साथियों, इसके बारे में कॉन्स्पिरेसी भी है। होमी जहांगीर भाभा एक हवाई जहाज के क्रैश में मारे गए थे। आल्प्स पर्वत के ऊपर वो क्रैश हुआ था। आज तक उनके बारे में कुछ पता नहीं चला है। और कहते हैं कि उनके बक्से में या फिर उनके जो ब्रीफ केस था, उसके अंदर जो गिरे हुए कागज थे वो आज भी आल्प्स पर पड़े हुए हैं, क्योंकि बर्फ में वो कहीं संरक्षित हैं। लोगों की किवदंतियां हैं, अब कितना सही कितना गलत। जैसे बोस जी के बारे में कोई जानकारी अब तत्कालिक रूप से तो हमें नहीं मिलती। तो फिर से मैं लौटता हूं, तो उसी भाभा के नाम पर भाभा एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट बना था। और उसी एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो भाभा खुद परमाणु बम बनाने की ताकत रखते थे, इन वेस्टर्न कंट्रीज ने उनको तो मार डाला, लेकिन उसी के दम पर या फिर बार्क के दम पर जो और वैज्ञानिक पनप रहे थे, उन वैज्ञानिकों को इंदिरा गांधी जी ने कहा कि आप भारत के लिए परमाणु बम का निर्माण करिए। और परमाणु बम के निर्माण में जो रमन्ना साहब हैं, इन्होंने 1972 में परमाणु बम भारत के लिए बनाने का प्रयास शुरू किया। आज के दिन 18 मई 1974 को भारत ने अपने परमाणु बम का परीक्षण किया, जिसका प्रोजेक्ट नेम था स्माइलिंग बुद्धा। कहते हैं कि जब स्माइलिंग बुद्धा हुआ तो इंदिरा गांधी जी को रिपोर्ट में यह आंसर भेजा गया कि बुद्ध हैज स्माइल्ड, यानी कि बुद्ध मुस्कुरा दिए हैं। हम लोगों ने दुनिया को इस प्रक्रिया के माध्यम से एक मैसेज सेंड किया। मैसेज था कि बुद्ध हमारे देश में बुद्धिज्म का विकास करके गए थे, शांति की, अहिंसा की पाठ पढ़ाकर गए थे, लेकिन इसका अर्थ यह ना निकाला जाए कि हम अपनी सुरक्षा करने में कामयाब नहीं हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने, विशेष रूप से परमाणु संपन्न 5 राष्ट्रों ने, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न है। अब आप पूछेंगे कि फिर क्या हुआ? जब स्वीकार करने से इनकार कर दिया तो दुनिया के बहुत से देशों ने हमारी उस समय मौकरी भी बनाई, मजाक बनाई।
ये परमाणु बम का परीक्षण करेंगे। लेकिन जब एनवायरनमेंट के अंदर परमाणु के ट्रेसेस दिखने लगे, गर्मी के अंदर प्रकोप दिखने लगा, अमेरिका के 4-4 सैटेलाइटों में पोखरण के अंदर वो इमेजेस दिखने लगी, तो इन्हें यह यकीन हुआ कि भारत ने कुछ तो किया है। परिणाम क्या निकला? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अधिकांश देश भारत के खिलाफ हो गए और उन्होंने इस स्माइलिंग बुद्धा के अगेंस्ट भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, सैंक्शंस लगा दिए। उन्हीं सैंक्शंस की वजह से भारत को और दुनिया के सामने एक्सेप्टेंस मिली कि जी हां, हम अपने परमाणु बम का परीक्षण कर चुके हैं। कहते हैं कि भारत के इस प्रयास को चूंकि दुनिया ने झुटलाने का प्रयास किया कि नहीं नहीं नहीं, इनसे कुछ हुआ नहीं है, इन्होंने केवल ट्राई नाइट्रोटोलुइन को, यानी कि जो बम के अंदर उपयोग में आने वाला सामान है, उसी को ब्लास्ट करके दुनिया को दिखाया है ताकि लोगों को लगे कि इनके पास परमाणु बम है। क्योंकि परमाणु बम किसी और देश पर तो चलाया नहीं जाएगा, इन्होंने केवल एक बम को ब्लास्ट करके दुनिया को यह दिखाने का प्रयास किया है कि हां भाई, इनके पास भी परमाणु बम है, जबकि वो परमाणु बम नहीं, टीएनटी यानी ट्राई नाइट्रोटोलुइन था। इस प्रकार की भी कई सुर्खियां भारत के खिलाफ प्रकाशित होना शुरू हुई। क्योंकि पहले बम ने हमें वो इज्जत नहीं दिलाई जो हम लोग चाहते थे, इसलिए अटल जी के नेतृत्व में अगली बार फिर से वो धमाका करने का प्लान किया गया कि दुनिया को अब 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, अपितु पूरे 5 ब्लास्ट करके बताया जाएगा। और एक दिन में नहीं, 2 अलग अलग दिनों में ब्लास्ट करके बताया जाएगा कि क्या हमारे पास है। साथियों, वो दिन था 11 मई 1998, जब इसी पोखरण के अंदर भारत ने अपने परमाणु बमों में 5 बम 2 दिनों तक लगातार फोड़े। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले ही अमेरिका यह भांप चुका था 1974 में ही कि भारत कभी दोबारा परमाणु बम का परीक्षण करेगा। यही कारण है कि उसने भारत के ऊपर 4-4 सैटेलाइट्स पूरे टाइम के लिए लगा दिए थे। उन सैटेलाइट्स के 4-4 सैटेलाइट जो पूरे टाइम भारत के ऊपर निगरानी रखा करते थे, उनकी देखने के बावजूद भी भारत ने अपना परमाणु बम का परीक्षण किया। यह अपने आप में भारत की दृढ़ता और कृत संकल्पता को दर्शाता है। कहते हैं कि 1998 में जब भारत परमाणु बम का परीक्षण कर रहा था, तो उन्होंने उस समय के वैज्ञानिकों को भी भारतीय सेना की ड्रेसेस पहनाई थी। बहुत सी तस्वीरें आज वायरल हैं जिसमें कलाम साहब भी आपको भारतीय सेना की ड्रेस में दिखाई पड़ते हैं। भारत के तमाम वैज्ञानिकों को उनके कोड नेम दिए गए थे, जो कि बाद तक जब परीक्षण खत्म हुए उसके बाद अपना ओरिजिनल नाम भूल चुके थे। इतनी दृढ़ता से वो लोग अपने क्षेत्र में कार्य किए थे। कहते थे कि जब सैटेलाइट अपना पोजीशन बदलता था, तो उस दौरान जो समय बचता था, उस दौरान भारतीय वैज्ञानिक तैयारियां करते थे परमाणु ब्लास्ट की। कहने का अर्थ यह है कि भारत ने बहुत ही मेहनत से अपने लिए यह स्थान प्राप्त किया है। इसलिए आज का ये जो दिन है, चाहे वो आज का दिन हो या 11 और 13 मई का दिन हो, वो भारत के लिए बहुत मायने रखता है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए आज की याद में मैंने आप लोगों को यह बताने का प्रयास किया, क्योंकि इंडिया का जो पहला परमाणु परीक्षण था वो आपको आज से ही याद दिलाता है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम दिया गया था, और जो दूसरा परमाणु ब्लास्ट था जो पोखरण में 1998 में हुआ, उसे ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। ये तथ्य मैंने जो आपको बोले हैं, ये सारे के सारे लिखकर दे दिए गए हैं। पहले परमाणु बम परीक्षण के जो नायक थे वो राजा रमन्ना थे। ये आप लोगों को बात अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है ना? क्लियर है? तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। जो बातें मैंने बोली हैं, ये सारी बातें यहां पर प्रॉपर तरीके से लिखित में दे दी गई हैं। यहां पर आप कलाम साहब को इस तस्वीर में देख सकते हैं। 1998 के ब्लास्ट में वो सैनिकों की वेशभूषा में आपको यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं। ये भारत के द्वारा किया गया एक बेहतरीन कार्य था। ऑपरेशन शक्ति के बारे में मैंने आप लोगों को सारी जानकारी यहां पर दे दी है। तो 18 तारीख, 11 तारीख और 13 तारीख, ये भारत के लिए परमाणु के इतिहास में बहुत ज्यादा मायने रखने वाली तारीखें हैं। चलिए इसके बाद मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज करके आप अनअकैडमी पर 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं। फिर चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, किसी भी जगह पर अगर आप
मेरा रेफरल कोड अंकित10 यूज करते हैं अनअकैडमी की किसी कैटेगरी पर, तो आपको वहां पर उपस्थित सभी क्लासेस, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्ड हो, पहले से हो, वो सारी क्लासेस आपको देखने का मौका मिलता है उस कैटेगरी विशेष के अंदर। फिलहाल के लिए आप सबको मैं प्लस के फीचर्स बता देता हूं कि हमारे यहां पर प्लस कोर्सेज में क्या क्या आपको दिया जाता है, जैसे स्टडी मटेरियल, स्टडी का प्लानर पढ़ना कैसे है, एक्सपर्ट की गाइडलाइन, टेस्ट का एनालिसिस, पर्सनल गाइडेंस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, ये सब हमारे प्लस कोर्सेज पर अवेलेबल होते हैं। आजकल हम लोगों के द्वारा एक आइकॉनिक क्लास और शुरू की गई है, एसएससी कैटेगरी में भी की गई है, जिसमें कि आपसे जब डाउट 1 to 1 पूछे जाएं तो आपको प्राथमिकता दी जाए। तो प्राथमिकता के आधार पर अनअकैडमी पर जब आप हमारे साथ में बात करें तो आपको प्राथमिकता बेस रेज हैंड का फीचर दिया जाता है। असल में अनअकैडमी पर एडुकेटर्स के साथ स्टूडेंट्स की बात करने का एक ऐसा फीचर डेवलप किया गया है जिसमें कि आप टीचर से सीधे एप्लीकेशन के माध्यम से बात कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। इतना ही नहीं, आप अपने सवालों को भेज करके भी हमारे साथ डाउट कंफर्म कर सकते हैं। जल्दी ही प्राइसेस बढ़ने वाली हैं, ऐसी स्थिति में यदि आप अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी ले लें। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन अगर मैं एसएससी की केस में बात करता हूं तो आपको बहुत ही नॉमिनल कीमत पर 7800 रुपीज में प्राप्त होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सभी की क्लासेस उपलब्ध होती हैं। वहीं प्लस के केस में आपको ये कोर्सेज 6500 रुपए में प्राप्त होते हैं, तो आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। तो अगेन यूज माई रेफरल कोड अंकित10 टू अवेल दिस ऑफर इमीडिएटली। थैंक यू।